नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो भी पूरे सेक्शंस है सारे के सारे, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, वर्ल्ड पेज, उनकी भी न्यूज़ देख लेंगे। सबसे पहले हाइलाइट्स हम बात करेंगे। एक तो ये कि ड्रग यूजर्स को जेल में ले जाने की बजाय उनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दी है। दूसरा हम जो देखेंगे फ्रंट पेज पे वो रहेगा कि NSCN-IM जो कि नागालैंड का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसका ये कहना है कि हम बिल्कुल भी डेडलॉक नहीं चाहते थे, पर फिर भी जो बातें हम कह रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कोई कदम नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जानेंगे उनकी क्या डिमांड है। पहले हमने डिस्कस कर लिया है वैसे मुद्दे को डिटेल में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैकर्स निकले हुए थे पहाड़ियों की चढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में एवलांच होने की वजह से और जो बैड वेदर कंडीशंस की वजह से उनकी हो गई डेथ और 12 जनों की डेथ हुई। उनमें से 7 की बॉडीज़ तो रिकवर कर ली गई है, बाकी अभी भी 3 ऐसी हैं जो मिसिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ये मैप देख लेंगे। इसके आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कमी है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और जुडिशरी जो अपनी एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिलीवरी का काम है वो प्रॉपर नहीं कर पाती है। इसके आगे फिर जानेंगे ये वाला आर्टिकल, विल साउथ एशिया गो ब्लाइंड। इस आर्टिकल में देखेंगे कि साउथ एशिया में रिलीजन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है पी चिदम्बरम जी के द्वारा, वो देखेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक तो देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मस्ट रन स्टेटस दे दिया है, जानेंगे। 2 रेगुलेशन 2 रूल्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ से सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और उसमें ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से, वो जानेंगे। वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज पे एक बार नज़र डाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में वीडियो को। फर्स्ट न्यूज़ है, अवॉइड जेल फॉर ड्रग यूजर्स, सीजर ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगर ड्रग यूजर्स के पास में थोड़ा सा अमाउंट आप ड्रग का सीज करते हो तो उनको आप जेल मत भेजो, इसके बजाय उनको रिहैबिलिटेट करो। ये बात कही है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो ऐसे में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट, ठीक है, इस एक्ट को लेकर के रिव्यू की डिमांड की गई थी कि भाई इस एक्ट में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, इनके पास में रिक्वेस्ट गई थी और उन मिनिस्ट्रीज में से अभी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दी है, सजेशंस दिए हैं कि भाई हमें अगर कोई भी आप देखो तो जो भी ड्रग यूज़ करने वाले हैं, ड्रग एडिक्टेड हैं, उन लोगों को ह्यूमन अप्रोच के बेसिस पे रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है, ना कि उनको पनिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भटके हुए लोग होते हैं। उन लोगों को फिर से सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। एक समझने वाली बात यह है कि कोई रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक मज़े लेने के हिसाब से कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है या वो एडिक्टेड है, वो चीज़ भी हमें थोड़ी सी समझनी होगी। प्रिजन में डालना हमें अवॉइड करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको जेलों में सेंटेंस करने की बजाय उनके एडिक्शन को छुड़वाया जाए। ये सजेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये जो नारकोटिक्स NDPS एक्ट जो है ये लाया गया था 1985 में और उस टाइम पर ही यूनाइटेड नेशन में भी ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन पारित हुआ था और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारे यहाँ पर भी कानून लाया गया था। तो पिछले महीने की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, उन्होंने मतलब जो नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है NDPS एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने ओपिनियन दो कि कैसे हम रिव्यू करें। अब आपके लिए टास्क है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और ढंग से उसके बारे में रीड आउट करना और NDPS एक्ट के बारे में भी एक बार रिव्यू कर लेना कि जब वैसे तो मोटी मोटी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि अभी आर्यन खान वाला जो केस चल रहा है ना उसके लिए हाईलाइटेड था। पिछले साल आपको पता ही है सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइडल केस था उसमें रिया चक्रवर्ती और बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स से इन्वेस्टिगेशन किया गया था, तो भी NDPS एक्ट ही हो रहा था। तो ऐसे में देखो मिनिस्ट्रीज से, जैसे होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, इनसे रिव्यू मांगे गए हैं कि क्या हम चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, रिव्यू के साथ में ये भी कहा कि आपके पास में जो भी रैशनल्स हैं, रैशनल्स का मतलब
आप जिन भी लॉजिक्स के बेसिस पे ये सजेशन दो ना, वो लॉजिक्स भी हमें समझाओ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सजेशन दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, किसके द्वारा? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। करंटली अगर देखें तो जो एनडीपीएस एक्ट है, इसमें रिफॉर्मेटिव अप्रोच की बात की जा रही है कि जो भी एडिक्शन लग चुका है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ड्रग का, तो उसकी लाइफ में रिफॉर्मेशन लाया जाए। अब रिफॉर्मेशन के लिए तो जेल का सिस्टम भी है, रिहैबिलिटेशन का भी सिस्टम है। तो जो इंडिविजुअल पकड़ा गया है ड्रग के साथ में और वो ड्रग्स को कंज्यूम भी करता है और वो गिल्टी है, तो उस केस में उससे पूछा जाए कि क्या तुम अपने आप को रिहैबिलिटेट करवाना चाहते हो, ड्रग्स को छोड़ना चाहते हो। अगर वो वॉलंटरीली बोले कि हाँ बिल्कुल हम ड्रग्स को छोड़ना चाहते हैं, तो उनको आप रिहैबिलिटेट करो, ना कि उनको जेल में डालो। ये चीज़ ऑलरेडी है एनडीपीएस एक्ट में। इसी चीज़ के अलावा एक सेक्शन है, सेक्शन 27, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस तरीके से काम करता है कि एक इंडिविजुअल जो अगर गिल्टी पाया गया ड्रग्स के यूज़ को लेकर के, ड्रग सप्लाई को लेकर के, तो उस इंडिविजुअल को 1 साल तक की तो जेल, ठीक है, और फाइन लग सकता है उसके ऊपर 20,000 रुपये, या फिर दोनों, जेल भी होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई कंज्यूम करे नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो भी इनको हम ड्रग्स बोलते हैं, जो दिमाग को पागल करने के काम आती है, बिल्कुल सेंसलेस बनाने के लिए, ठीक है, तो उनके लेकर के ये सेक्शन 27 है ना, ये थोड़ा सा क्या है, कड़क है, ठीक है, स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, तो फिर बाद में थोड़ी सी कड़की बरती जाती है, एकदम टाइटनेस रहती है, स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन है इस सेक्शन की। तो ऐसे में एडिक्शन, फर्स्ट टाइम यूज़र और रिक्रिएशनल यूज़र, इनके बीच में प्रॉपर डिस्टिंक्शन करनी चाहिए, जो कि सेक्शन 27 नहीं करता। एडिक्शन मतलब जो बिल्कुल लत ही है, चाहिए ही है, उसके बिना रहा ही नहीं जाती, तलब लगती है, जैसे आपने देखी होगी संजू मूवी, उसमें वो तलब लगती है ना, वो वाली चीज़। फर्स्ट टाइम यूज़र किसी के भड़काने की वजह से पहली बार कोई यूज़ कर ले, और रिक्रिएशनल केवल हाँ मस्ती मौज करने के लिए, हाँ गोवा साइड में निकल गए घूमने फिरने और वहाँ पर कर रहे हैं। तो इनमें डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 27 नहीं करता है। तो फिर इसके बाद में मिनिस्ट्री ने क्या सजेशन दिया है कि प्रेजेंट टर्म है या फाइन जो है ना, उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बेसिस पे। दैट मीन जेल में डालो और इसके 20,000 रुपये फाइन लगाओ, उसकी बजाय आप गवर्नमेंट रन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं या जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर 30 दिन तक उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, जिससे कि उसकी जो भी इंडिविजुअल पकड़ा गया ना ड्रग के साथ में, उसकी वो ड्रग की एडिक्शन या फिर जो भी मुद्दा है उसको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा सेक्शन 27 की बात की जाए तो ये सेक्शन 27 जो है ये हाईलाइट होता रहता है हाई प्रोफाइल केसेस में। जैसे शाहरुख खान का मुद्दा आ गया पिछले साल वाला, मैं बता ही चुका हूँ आपको, रिया चक्रवर्ती वाला केस। तो ऐसे में सेक्शन जो है वो पनिशमेंट के प्रोविज़न रख रहा है, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या जो भी ड्रग्स हैं उनका पोजीशन किसके पास है, अगर आपके पॉकेट में मिलती है तो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने सजेशन दिया है कि अगर क्वांटिटी स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी अब कौन डिफाइन करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट के बेसिस पे कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैनेबिस, जैसे भांग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो कैनेबिस अगर 100 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो आप उसको लार्जर क्वांटिटी में कंसिडर करो। अगर 100 ग्राम से कम है तो आप उनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मत रखो। या फिर कोकीन के एग्जाम्पल लें तो 2 ग्राम या उससे कम है तो उसको आप स्मॉल क्वांटिटी के तौर पे कंसिडर करो और फिर उनको कंपल्सरी ट्रीटमेंट दो, ना कि उनको आप पनिश करो। और एक ये भी तो देखने वाली बात है ना कि कोई पैडलर है, मतलब वही संजू मूवी में संजय दत्त को जिस तरीके से उसका दोस्त खुद तो बुरा चीनी खाता था और संजू को खिलाता था ड्रग्स पूरी, तो उस केस में इस तरीके के जो पैडलर्स हैं उनमें और जो कंज्यूमर हैं उनमें, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर दोनों को आप एक ही तरीके से ट्रीट करोगे तो ठीक बात नहीं होगी ना। एनडीपीएस 1985 में फॉर्मुलेट हुआ था, ये हमने देखा, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आया था ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, और इंडिया पे ये ऑब्लिगेशन थी, इसलिए ये कानून लाया गया था। एक्ट में प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब प्रतिबंध किया जाता है ट्रेड को, प्रोडक्शन को, यूज़ को, पोजेशन को किसी भी ड्रग का या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, चाहे वो पर्पज़ कुछ भी हो। हाँ, छोड़ करके ये कि कोई मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पज़ के लिए आपने अपने पास में रख रखा है, जैसे कोई रिसर्च हो रही है या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो,
जैसे एक मैं बताता हूँ, पेट की प्रॉब्लम अगर होती है ना, तो उस केस में कैनेबिस, भांग जो होती है ना, उसका यूज अलाउ किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर एक एडिक्शन है, रिक्रिएशन है, ठीक है, पेडलर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी विधि सेंटर के द्वारा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि एनडीपीएस के केसेस अगर देखे जाएं तो 97.7% केसेस जो कि महाराष्ट्र में आए 2017 में, और 97.3% केसेस जो कि 2018 में महाराष्ट्र में आए, उनमें ज़्यादातर वो थे जो कि जिनके पास में भी ड्रग्स मिली है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए मिली है, खुद कंज्यूम करना चाहते थे वो। ठीक है, तो ये डेटा भी शो करता है कि मेनेस कम नहीं है। और उड़ता पंजाब वाला केस हम ऑलरेडी जानते ही हैं, यहाँ पे कहाँ पे, पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, और बीएसएफ वाला मुद्दा यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो, ड्रग्स को इनको रोकने के लिए बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड किया है ना उसको, तो ऐसे इंटीग्रेट किया करो आप 2-3 आर्टिकल, 2-3 इश्यूज को, फिर मल्टी डायमेंशनल बिहेवियर बन जाएगा। और फिर इंटरव्यू में इतना ईजीली हैंडल करोगे इन चीज़ों को आप कि पूछो मत, चाहे किसी लेवल के एग्जाम के इंटरव्यू दो आप। जब मल्टीटास्किंग, मल्टी डायमेंशनल सोचना शुरू कर दोगे ना आप, फिर आपके पास में ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट न्यूज है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ज़्यादा समझ ही नहीं रखी जा रही है, ना प्लान किया जा रहा है। अनप्लान्ड मैनर में एडॉक बेसिस पे जुडिशरी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस। अब अगर आप जस्टिस देना चाहते हो, न्याय स्थापित करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले न्याय के लिए जो भी रिक्वायर्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मिल जाए। और इसी चीज़ को लेकर के अपनी नाराज़गी या अपना दुख प्रकट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने, कि जी हमें तो बिल्कुल कहते हैं ना बैक बेंचर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, बिल्कुल लेट, बहुत बाद में। ठीक है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है इंडिया में, सोच अच्छे से कन्फाइंड नहीं है। और इसका आइडिया कहाँ से लगता है, अब देखते हैं माइन्यूट चीज़ों को, कि जुडिशरी में जितने भी हॉल्स अवेलेबल हैं उनमें 20,143 हॉल्स हैं, उनमें से 620 तो रेंटेड हॉल्स हैं, मतलब किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। अब देखो, इसके अलावा जो 26% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट ही अवेलेबल नहीं है। अब आप देखो, 26% में सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा 16% जो हैं उनके यहाँ पर जेंट्स टॉयलेट अवेलेबल, जेंट्स टॉयलेट ही नहीं है, मतलब टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है 16% में, तो ये देखो आप। इसके अलावा प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ये नहीं है 54% कोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा 5% में बेसिक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन जस्टिस दिलाने की बात की ना, तो बताया केवल 27% कोर्ट रूम्स ऐसे है जहां पर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड है जज की डायस पे। अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहां से काम करना चाहते हो, ये बोला हार्ड फैक्ट्स हैं, कहां आप जस्टिस इंश्योर कर सकते हो। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिलैपिडेटेड कंडीशन है। सोशो इकोनॉमिक कल्चरली अगर देखा जाए तो इंडिया में कितनी डाइवर्सिफाइड सिस्टम है हमारे यहाँ पे, अलग अलग जगह की अलग अलग डिमांड होती है। उसके बावजूद भी अगर जुडिशरी के बेसिस पे जस्टिस हम डिलीवर करना चाहते हैं तो इतना बुरा हाल अगर है। सरकारी दफ्तरों का हाल तो देखो वैसे भी बहुत बुरा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप जाकर के देखो, एक बैंक है एसबीआई वहाँ, और एक बैंक है आईसीआईसीआई। अब एक में, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। हाँ, ये बात ठीक है, आजकल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, पर सरकारी ऑफिसेज में जाओ और दूसरी तरफ आप कॉरपोरेट ऑफिसेज में जाओ, रात दिन का फ़र्क महसूस होता है। तो ये जो करप्शन, ये जो डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, इन चीज़ों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना पैसा अलोकेट हुआ है वो पैसा एक्चुअल में काम ही नहीं कर पाता। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे गांव के पास में एक सीएचसी का इनॉग्रेशन हुआ और वहाँ के मेन इंचार्ज है मेरे भैया। तो उस बिल्डिंग को बने अभी 2 साल नहीं हुए हैं, और उस बिल्डिंग को जाकर के अगर आप देखो ना पहली बार, तो आपको यूँ लगेगा कि कोई 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग है। चारों तरफ वो पूरी डेंट हो चुकी है 2 साल के अंदर अंदर, और डेंट कोई किसी ने काट के तोड़ फोड़ करके नहीं किया है, वो अपने आप ही बिल्डिंग की जो भी मरम्मत की हुई है ना, वो सारी की सारी वहाँ से डिक्लाइन कर रही है, ख़त्म हो रही है। ये हाल है। अब जुडिशरी का हाल ही नहीं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उन सब का हाल यही है। तो ये बात है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। एक और केस बताता हूँ मैं आपको। जयपुर स्मार्ट सिटी वाला जो 100
स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें जयपुर को भी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर एक साउथ कोरियन साइंटिस्ट, साउथ कोरियन इंडिविजुअल आए थे जो कि एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में थे। तो वो हैंडीकैप्ड थे बेसिकली, तो वो व्हील चेयर पर बैठे थे। व्हील चेयर पर बैठे थे, मैंने शायद ये एग्जाम्पल पहले भी दिया आपको। व्हील चेयर पर बैठे थे, तो जब उनको जाना था यहाँ पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में या कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ जाकर के देखा कि रैंप ही नहीं बना हुआ है जिससे कि उनकी व्हील चेयर ऊपर चढ़ सके। बोला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लो, स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर का सपना है। ये उनके स्टेटमेंट थे। ये इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे तब तक फिर वही चीज़ है, सपने तो देख लेंगे बड़े बड़े, पर रियलिटी तो हमें पता ही है। तो ये जो गैप्स है ना, जो टारगेट किए हैं और इम्प्लीमेंटेशन में, ये करेक्ट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ ट्रैकर्स की डेड बॉडी मिली है। अब वो बॉडीज कहाँ कहाँ पर कन्फाइंड है उन चीज़ों में आप देख सकते हो। देखो उत्तराखंड वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर और काफनी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसी तरीके से सुंदरदुंगा ग्लेशियर बागेश्वर, ये भी उत्तराखंड वाले एरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा लमखागा पास जो कि यहाँ पर लोकेटेड है उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर के पास में, चाइना की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा चितकुल किन्नौर, हरसिल, एक सेकंड रुकिए, हाँ, हरसिल, उत्तराकाशी और देहरादून, ये कुछ लोकेशंस हैं। तो एक तो उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर्स के नाम आप जरूर देख लो, ये न्यूज़ में है ना इसलिए पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN-IM, ठीक है, इसक मुइवा वाला जो नागालैंड का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उनके बीच में बातचीत चल रही है, पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। क्योंकि मुद्दा जहां पर फंस रहा है ना वो है कि ये NSCN-IM है ना, ये डिमांड कर रहा है एक तो सेपरेट फ्लैग की। बोला हम एक नागा फ्लैग अलग से बनाना चाहते हैं, हमारा खुद का एक झंडा, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा सेपरेट बनाना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी हमने 370 जो सेक्शन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एब्रोगेट किया है, इनइफेक्टिव बनाया है। तो उस केस में हमने क्या किया था कि एक देश एक निशान एक विधान समथिंग है ना, कि एक कंट्री होगा, वहां पर एक ही निशान होगा, निशान का मतलब हो गया एक झंडा होगा, और एक ही वहां पर विधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो एक तरफ तो हमने ये चीज की है, और दूसरी तरफ नागालैंड का ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये अलग से झंडे की, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करता है। तो यहां पर आकर के बात अटकी हुई है। ठीक है, इंटरलॉक्यूटर के तौर पर पहले RN रवि थे। अभी फिलहाल जो इंटरलॉक्यूटर, जो कि इधर सेपरेटिस्ट ग्रुप नागालैंड का और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, उसके बीच में बिचौलिए कौन है, वो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल डायरेक्टर AK मिश्रा जी हैं, जो कि अब इंटरलॉक्यूटर का काम कर रहे हैं। पहले RN रवि हुआ करते थे। इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो ये मुद्दा भी थोड़ा समझना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विल साउथ एशिया गो ब्लाइंड। आर्टिकल को लिखा है P चिदम्बरम जी ने। देखो, कंट्रीज को डिफाइन करने के लिए कंट्रीज की बॉर्डर होती है, और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तब जाकर के वो कंट्री बनता है। हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें माइग्रेशन देखने को मिला, और 20th सेंचुरी में भी और 21st सेंचुरी में भी माइग्रेशन कम नहीं हो रहा है। माइग्रेशन का मतलब लोगों का अपने घरों को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाके सेटल होना। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ये सेटअप हुआ था 1951 में, जिसमें काम क्या था कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो कि इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इश्यूज के चलते हैं अपने घरों को छोड़ करके और दूसरी जगह जाके सेटल होते हैं, तो उन लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, और उनकी जो खुद की डिस्टिंक्ट कल्चर है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के काम करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन स्टैब्लिश हुआ था। पर अब आप देख सकते हो कि माइग्रेशन क्या 20th सेंचुरी में ही था? जी बिल्कुल नहीं। 21st सेंचुरी में भी आज देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा माइग्रेशन अभी चल रहा है अलग अलग एरियाज में, और माइग्रेशन के तरीके भी अलग है। जैसे कि इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना। दूसरा इंटर स्टेट, एक स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना। और एक इंटरनेशनल, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाना। तो माइग्रेशन की बात की जाए तो इंटर स्टेट माइग्रेशन इंडिया में लगभग 65 मिलियंस मतलब माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, वजह चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे में उनके लिए ऑर्डरली और ह्यूमेन मैनेजमेंट की फैसिलिटी करना, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की।
फिर बात आ जाती है माइग्रेशन ऑफ मिलियंस। देखो, माइग्रेशन के पीछे पार्टीशन और वॉर दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन सबसे ज्यादा होने को पड़ता है। तो पार्टीशन की बात करें तो इंडिया तो भुक्तभोगी है। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, उस टाइम पर आप कह सकते हो कि फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ था। दैट मीन्स पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से लोगों को परेशान करके और फिर बाद में अपने घर को छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स को तो आना पड़ा था इंडिया में और मुस्लिम्स को जाना पड़ा था पाकिस्तान में। तो ये तो हो गया पार्टीशन की वजह से माइग्रेशन। वॉर की वजह से 1971 का जो वॉर था जिसमें बांग्लादेश का लिबरेशन करवाया गया था, तो उसमें भी लगभग 8 से 9 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे बांग्लादेश की तरफ से। तो ऐसे में हम तो दोनों तरफ से इस चीज को हैंडल कर चुके हैं। और जो पार्टीशन के बाद की ये जो आया था लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971, उसमें वेस्ट बंगाल में और असम में, क्योंकि बॉर्डर शेयर होती है बांग्लादेश की ज़्यादातर असम और वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ पर बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स आकर के सेटल हो गए थे। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 3 कंट्रीज साउथ एशिया में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे भूटान और नेपाल भी हैं, पर अगर देखा जाए रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टीशन या फिर जो लिबरेशन वॉर है उनको लेकर के, तो तीनों कंट्रीज में से 2 कंट्रीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि हम सेक्युलर हैं। जैसे कि एक तो बांग्लादेश, एक इंडिया। बोला इन दोनों कंट्रीज के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के टाइम पे पांडाल को बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दी गई थी, उसी के जस्ट उलट अगर देखा जाए इंडिया में कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कहीं केस आते रहते हैं, बहुत सारे केसेस बताए हैं नीचे राइटर ने। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है कि दोनों के सामने बड़ा सवाल है। अगर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन के पीछे बहुत सारी वजह होती है। एक तो पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। तो कुछ लोग हैं वो पुल फैक्टर की वजह से इंडिया को छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ जा करके सेटल हो रहे हैं कि वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी उनके पास में अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसे में उनको हम बोल देते हैं इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, अब आप देखो, जो लोग इंडिया को छोड़ करके गए हैं और वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं, तो वो लोग तो वहाँ पर माइनॉरिटी हो गए ना। बोलने को तो हम बोलेंगे कि वो कंट्रीज जिनमें जाकर के इंडियन सेटल हो रहे हैं वो सेक्युलर है, पर वहाँ पर मेजोरिटी तो किस धर्म की है? क्रिश्चियनिटी की है कि नहीं? तो क्रिश्चियनिटी के कंपैरिजन में वहाँ पर इंडियंस, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे सिख्स हो, चाहे हिंदूज हो, वहाँ पर जाके माइनॉरिटीज़ हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी रिलीजियस प्रिजुडाइज के चलते हमारे जो इंडियंस वहाँ जाकर इंडियन डायस्पोरा बन रहा है, उनको भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दैट मीन्स रिलीजन के नाम पर बहुत ज़्यादा पोलैरिटी है थ्रू आउट वर्ल्ड। मतलब रिलीजन के नाम पर एक दूसरे के ऊपर अटैक होने, ये नॉर्मल है। अब बात आ जाती है मेजोरिटेरियन एजेंडा। तो इंडिया में मुस्लिम्स और बांग्लादेश में हिंदूज, उनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो प्रमोट की जा रही है वो है कि हम मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी में बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कौन है? मुस्लिम्स। और इंडिया में कौन है? हिंदूज। तो वो पार्टीशन वाला जो मुद्दा है ना, वो अंग्रेजों वाली चीज़ अभी भी चल रही है, डिवाइड एंड रूल वाली। ठीक है, इसके अलावा अब इंडिया पे सवाल किए जाते हैं राइटर के द्वारा, क्योंकि इंडिया के ये राइटर, ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस में लीडर रह चुके हैं। तो इनका पॉइंट पहला तो यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसमें भी आप ये कहते हो कि रिलीजन के नाम पे जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे उनको हम सिटीजनशिप देंगे। तो सेक्युलर थ्रेड के ऊपर एक तो क्वेश्चन मार्क एक्सपर्ट्स के द्वारा ये लगाया जा रहा। दूसरा, जो मॉब लिंचिंग के केसेस आए थे रिसेंटली, जैसे कि पहलू खान वाला केस आपको याद हो कि अब गायों को ले जा रहा था वो बंदा अपनी गाड़ी में, तो उसको फिर बाद में मार पीट करके मार दिया गया था। सिमिलरली मल्टी रिलीजियस कंट्री इंडिया है, वहाँ पर लव जिहाद जैसे वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। इसके अलावा मॉडर्न नेशन की प्रेशर के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ है कि तनिष्क ने एक एडवर्टीजमेंट दिया था, उसको लेकर के भी मुद्दा आ गया था कि इंटरफेथ कपल को वहाँ पर दिखाया गया था कि हाँ, एक मुस्लिम और हिंदू काउंटर पार्ट कैसे साथ में रह सकते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो उस पर क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअल कंट्री होने के बावजूद एक लैंग्वेज पे अटैक, जैसे उर्दू की लाइंस को हटा देना, ये चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर मुजफ्फरनगर, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में कम्युनल वायलेंस हुए इनके लिए। बोले ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती हैं सेक्युलर थ्रेड के ऊपर कि वाकई में सेक्युलर हमने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो पॉइंट क्या है कि साउथ एशिया में 3 बड़े कंट्रीज़ हैं
और तीनों के तीनों कंट्रीज में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। और इन चीज़ों को देखो, हमने पहले देख लिया था कि जिस तरीके से प्लूरलिज्म है, कि जहाँ पर लैंग्वेज के नाम पे, धर्म के नाम पे, ज्योग्राफी के नाम पे, हिस्ट्री के नाम पे हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक बहुवाद है, जिसको हम बोलते हैं ना कि मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो इस तरीके से हम एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम हार्ड लाइन नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ में कोएग्जिस्टेंस आसानी से हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो वही चीज़ें मुश्किलें पैदा रहती हैं, मुश्किलें बनती रहेंगी और कभी भी प्रोग्रेस साउथ एशिया नहीं कर पाएगा। मतलब आप देखो, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का ये कहना है और रियलिटी भी है, हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील करते हैं कि साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो कि वर्ल्ड में मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड कंट्री एरियाज में से कंसिडर होता है, जबकि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री यहाँ पर रहता है। कल्चरली सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अगर देखी जाए तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में है। उसके बावजूद भी रिलीजन के नाम के ऊपर या फिर अपने एजेंडाज को हाईलाइट करने के नाम के ऊपर इतनी कोऑपरेशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन एक्सपर्ट्स कई बार राइज करते रहते हैं और उसी चीज़ को यहाँ पर पी चिदम्बरम जी ने भी रिन्यू किया है, रीक्वेश्चन किया है। ओके, आगे चलें। चलो, अब आपके लिए टास्क है यहाँ पर, आप कमेंट बॉक्स में बता दो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्या करना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें देखी हैं हमने, ये सारी नेगेटिव देखी हैं, आप प्लीज़ प्लस पॉइंट्स भी बताओ एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, कोई पॉलिटिशियन की तरह सोच के नहीं बताना आपको, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, क्योंकि आपके पास में प्लस और माइनस दोनों ओपिनियन होने ज़रूरी है। क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं, हो सकता है आज तो चलो ये हाईलाइटेड है, कंट्रोवर्सीज चल रही है, कल को ना हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, अब आप क्या करोगे। तो आपके पास में जवाब होने चाहिए ना, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास में जवाब होनी चाहिए, और वैसे भी आपके पास में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि जनता के भले के लिए काम करेगा। आप जनता में आप सब जानते हो, सब है, क्या करना चाहोगे, क्या आपकी सोच होगी, डेवलप करो, सोचो और कमेंट लिखो और एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ो भी आप। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा 2 रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। उन दोनों रूल्स को एक बार देख लेते हैं पहले, फिर आगे हेडलाइन को फिर से देख लेंगे। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 और इन रूल्स का नाम है प्रमोशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाय एड्रेसिंग मस्ट रन एंड अदर मैटर्स। अब ये मस्ट रन का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। इसमें क्या है, सोलर, विंड और हाइड्रो प्लांट्स, और वो भी हाइड्रो प्लांट्स भी कौन से, जहां पर वाटर जो है, वाटर स्पिलेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब पानी ज़्यादा रिलीज करना पड़ रहा है, इनको मस्ट रन प्लांट बोला जाएगा। मस्ट रन प्लांट का मतलब कि इनसे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी ही चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स हैं, उनको इनसे बिजली खरीदनी चाहिए। एक तो ये रूल। दूसरा है द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 और इसका नाम है टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ। टाइम पे जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है इन्वेस्टर के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रोड्यूस करने में, उतना पैसा उनको टाइम पे रिकवर होना चाहिए, जिससे कि जो जनरेशन करने वाली कंपनीज हैं उनको एनकरेजमेंट मिले। तो ये 2 लॉज हैं, दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को मस्ट रन बना दिया गया है। मस्ट रन का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट अब कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा, फॉर्मूला सेट किया कि किस तरीके से जो जनरेशन कंपनीज की लागत आती है उसको वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव है, इसका एम समझ में आ गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि जो पावर सप्लाई है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कम से कम कॉमर्शियल कंसर्न्स को लेकर के तो रिन्यूएबल एनर्जी की खरीदारी नहीं रोकी जाएगी स्टेट्स के द्वारा, पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन्होंने ये कहा है कि हम पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बिजली महंगी पड़ रही है। तो ये है पूरा मुद्दा, मोटी मोटी चीज़। अब आपको समझना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या एफर्ट्स लगाए गए। तो ये 2 पॉइंट्स और ऐड हो गए हैं आपके लिए। इससे क्या होगा, एक तो मस्ट रन कैटेगरी में डाल दिया है, तो वहां पर कॉमर्शियल इश्यूज के अलावा अगर कोई मुद्दा आता है तो बात अलग है, बाकी कॉमर्शियल इश्यूज को लेकर के बिजली का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से रोका नहीं जाएगा। दूसरा, टाइम पे अगर पैसा लगा हुआ है किसी जनरेशन कंपनी का वो रिकवर हो जाएगा, तो और ज़्यादा इंकरेजमेंट आएगा और रिन्यूएबल एनर्जी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। तो मस्ट रन प्लांट्स, दे शुड रन, दे मस्ट रन, छोड़ करके
टेक्निकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में कोई इशू आ जाए उस मुद्दे को छोड़ के, वो तो टेक्निकल इशू उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर सिक्योरिटी को लेकर के कोई मुद्दा आ जाए तो। बाकी कॉमर्शियल इश्यूज को लेकर के बिजली का प्रोडक्शन नहीं रोका जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या फिर कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का ये एजेंडा है और उसमें यही काम किया गया है। आगे चलें। सऊदी अरब की तरफ से भी देखो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं कि हम ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं और साथ में हाइड्रोकार्बन के स्ट्रेस को थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सऊदी अरब ने भी देखो अपना नेट जीरो एमिशन टारगेट डिसाइड किया है कि 2060 आते आते सऊदी अरब भी नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेगा। अमेरिका ने डिसाइड किया 2050 का, तो यूएसए से 10 साल बाद का फिक्स किया है। ठीक है। इसके अलावा जो सऊदी का क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि एमिशन कट जो है 2030 के बाद में, 2030 आते आते हम जितना अभी तक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है फॉसल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, उसको हम आधा करते चले जाएंगे। वैसे आपको पता ही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 राउंड की मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, और यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये डिक्लेरेशन दिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है दैट इज़ अरामको। ठीक है, तो उसके लीडर हैं एग्जीक्यूटिव अमीन नासिर, उन्होंने भी कहा है कि हाइड्रोकार्बन्स को डिमाइस मतलब एक तरीके से स्ट्रेस में लाना भी ठीक नहीं है, पर हाँ हम हमारी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी राइज करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में जो डिमांड थी वही बात है जी, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई एकदम से रुकी हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। और आप देखो 30 पैसे और बढ़ गया पेट्रोल डीजल के ऊपर, ये और चिंता की बात है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर मार है, रास्ते निकालने की ज़रूरत है, जल्दी से क्विक मैनर में काम करने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखो एक तो न्यूज़ है यहाँ पर, रशिया और चाइना ने जॉइंट पेट्रोल अभी कंडक्ट किया है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो एक तरफ क्वाड मलाबार एक्सरसाइज, क्वाड मेंबर्स, और दूसरी तरफ चाइना रशिया इनकी नेवी। ठीक है, टेंशन की बात शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक चीज़ को डिनाई किया है कि पाकिस्तान में एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के ऊपर नज़रें गड़ाए रखने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ एयर स्पेस को अलाउ किया है कि हाँ यूएस फोर्सेस यूज़ कर सकती हैं, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ कर सकती है, पर पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिनाई किया है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन, इनको व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन रिसेंटली न्यूज़ में थी या फिर नीरा टंडन रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्यों थी? तो आप बता सकते हो। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, इनका नाम फाइनलाइज किया गया है व्हाइट हाउस स्टाफ सेक्रेटरी के तौर पे। 8 महीने के लिए काम करेंगी। ठीक है, इसके आगे देखें, नज़र डालें तो इंडिया से जो परफ्यूम गया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एरोमा थेरेपी स्प्रे, वो यूएसए में सप्लाई होता है, और उसकी वजह से अभी जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की गई तो पता पड़ा कि यूएसए में 4 स्टेट्स में अलग अलग इंडिविजुअल्स की डेथ हुई और उनके घरों में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया मिला, और वो बैक्टीरिया इस बॉटल के साथ चला गया और इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था यूएस हेल्थ ऑफिशियल्स के सामने कि ये मिस्ट्री क्या है इसके पीछे, कि अलग अलग स्टेट जो कि ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर हैं और वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है, और वो लोग अभी रिसेंटली इधर ट्रॉपिकल एरिया में कोई भी कंट्री में विजिट करके भी नहीं आए हैं। तो उनको पता पड़ा कि वहाँ पर जो जिस बीमारी की वजह से डेथ हुई उसमें एक कॉमन बैक्टीरिया था, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मेलियोडोसिस ये मेन कारण था। ठीक है, स्प्रे बॉटल पेशेंट्स के होम में मिली और वो बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम आपको पता पड़ गया। ओके, आगे चलें। स्पोर्ट्स पेज पे एक न्यूज़ तो है, देखो, रिकॉर्ड 100 कार्स टू टेक पार्ट इन नज़ीर हुसैन मेमोरियल ड्राइव। 100 से ज़्यादा कार्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ये 5 दिन की ड्राइव है जो कि दिल्ली से शुरू होगी, फिर लेंसडाउन से मसूरी,
है ना। इस तरीके से अल्टीमेटली जाएंगी ये शिमला से होती हुई मनाली, मनाली से फिर पहुंच जाएंगी अल्टीमेटली जो इनका डेस्टिनेशन है वहाँ तक। तो पॉइंट क्या है कि ये जो नज़ीर हुसैन मेमोरियल ड्राइव है, ये किससे एसोसिएटेड है? बेसिकली नज़ीर हुसैन जो थे ये फाउंडर रह चुके हैं इंडियन ऑटोमोटिव रेसिंग क्लब के, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के, ठीक है, 1984-85 के टाइम पे। तो उनकी याद में ये मोटर या कह सकते हो हिमालयन रैली निकाली जा रही है कार्स के द्वारा। तो एक तो छोटी सी चीज़ ये है। बाकी वर्ल्ड कप चल ही रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसी के ऊपर न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, DDCA के जो इलेक्शंस हैं उनका आप देखते हैं आउटकम क्या निकल के आता है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसके बारे में अगर आप दिल्ली से हो तो एक बार ज़रूर इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाकी सब लोग एक बार DDCA के बारे में पढ़ ही लो, अच्छा रहेगा। बाकी तो देखो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ काम की है नहीं, और तो वर्ल्ड पे यही है स्पोर्ट्स की, तो इस पे इतना कुछ काम नहीं करना। फाइनल मैचेस में हम देखेंगे डिटेल, जो टेली वैली आ जाएगी वो, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।